माननीय सदस्य अमर कुमार बावरी जी। एक सेकंड अमर जी, आपका समय। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विभिन्न अखबारों में ये सुर्खियां बनी है महोदय, और मेरा सरकार से आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार कोई भी काम पॉलिटिकल दुराग्रह से न करे महोदय। जिस तरह से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी के ऊपर केस कराया गया दुर्भावना से प्रेरित होकर महोदय, ये बहुत ही दुखद था। माननीय हाई कोर्ट ने एक संज्ञान लिया, उसको निरस्त किया। सरकार को ऐसे जो कार्रवाई, ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए महोदय। जो ऐसे जो पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ सरकार को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए महोदय। आखिर पॉलिटिकल लड़ाई हम लड़ेंगे महोदय, लड़ते रहेंगे, लेकिन इसको परिवार के खूंटे में बांधना महोदय, ये बहुत ही दुखद है महोदय। ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। क्या कभी भी हमें महोदय पॉलिटिकल लड़ाई को पारिवारिक लड़ाई में तब्दील नहीं करना चाहिए महोदय। सरकार ये बताने का प्रयास करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि कोई भी आवेदन थाने में दे तो उसको केस करना जरूरी है, उसी के तहत एफआईआर हुआ, क्या ये भी बताने का प्रयास करेगी सरकार? चलिए, माननीय अमर कुमार बावरी जी। धन्यवाद महोदय। 2:19 हो रहे हैं महोदय। एकदम हम घड़ी देखें, आपका समय व्यय नहीं करेंगे महोदय। आज सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, योजना सह वित्त विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के बजट के कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं महोदय। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हमारे व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग है, और विधायिका के माध्यम से जो कानून हम लोग बनाते हैं, जो योजनाएं हम लोग बनाते हैं, उसको जमीन पर उतारने का पूरा दारोमदार हमारी कार्यपालिका पे होता है, हमारे प्रशासनिक पदाधिकारियों पे होता है। हम जो भी निर्णय लेते हैं अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नागरिकों को सुविधा देने के लिए, नागरिकों के जीवन में उत्थान करने के लिए, नागरिकों के जीवन को सरल करने के लिए, ये सारे लक्ष्य हम तब तक नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमारा ये पूरा सिस्टम जो है, कार्यपालिका पूरा सिस्टम जो है, वो उसके साथ हमारा सहयोग ना करे। झारखंड के अंदर ये बार बार विषय उठता है कि झारखंड की इस दुर्दशा में कई माननीय सदस्यों की भी पीड़ा होती है कि जो मंत्रिमंडल के सदस्यगण जो विषयों का जवाब देते हैं, उसमें ज्यादातर विषय जो है पदाधिकारियों द्वारा बताया जाता है, और जो सतह के करीब होता है, सच नहीं होता है, सतही जानकारी होता है, और हम लोग उसी को प्रस्तुत करते हैं महोदय। मंत्रिमंडल सचिवालय और मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के पूरा मंत्रिमंडल बनता है, और ये पूरा मंत्रिमंडल सामूहिक निर्णय से इस लोकतंत्र की अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है महोदय। इस मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी सहित 11 मंत्री हैं, लेकिन इसका जो विस्तार है महोदय, अगर आप देखेंगे तो सारे बड़े विभाग, सारे महत्वपूर्ण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी, जो युवा भी है, डैशिंग भी है, डायनेमिक भी है, उन्हीं के अंदर है, और लगभग वो कार्य कि जो उससे दबाव है उसको जरूर महसूस करते हैं। जो अब बाकी के अपने मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, 3 मंत्री तो मैंने ऐसे देखा है जिनका पूरा विभाग हमारी एक मंत्री संभालती थी हमारे सरकार के समय। सामाजिक कल्याण, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति, ये जो 3 मंत्री यहाँ बनाए गए हैं, वो तीनों विभाग एक ही तरह के, एक ही नेचर के थे, और तीनों एक ही अपने दुमका से हमारी विधायक इस बार नहीं है, लुइस मरांडी जी संभालती थी, उनको 3 मंत्रियों को बांटा गया, 3 मंत्री उनको बाहर दिखते हैं महोदय। या तो मुख्यमंत्री जी का बाकी मंत्रिमंडल पे विश्वास नहीं है, या फिर उनके काबिलियत में कहीं ना कहीं शक है। मेरा ये कहना है कि इस मंत्रिमंडल का विस्तार अगर सामूहिक रूप से सभी के जिम्मेवारी के साथ चले तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो महोदय। ये सरकार बड़े ही दावे और बड़े ही
घोषणाओं के साथ आई कि भाई यहाँ के गरीबों का, यहाँ के आदिवासी, दलित, वंचितों का यह सरकार बना है। महोदय, सरकार बनते ही के साथ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम लोग ये जरूर कहेंगे कि बड़े ही तामझाम के साथ, कृषि ऋण तो नहीं माफ किया, लेकिन जितना भी पत्थलगड़ी में जो देश राजद्रोह का मुकदमा था, उनको इन्होंने बिना किसी सोचे समझे सिर्फ राजनीतिक एजेंडे से वापस ले लिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि वैसे राष्ट्र विरोधी शक्तियां, उनका मनोबल बढ़ा और गोइलकेरा में 7 जनजातीय भाइयों का पहली बार झारखंड के इतिहास में गला काट करके नृशंस हत्या कर दी गई। महोदय, प्रशासनिक पदाधिकारी या सरकार का पहला दायित्व होता है कि वे संविधान की रक्षा करे, व्यवस्थाओं की रक्षा करे और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखे। यह सरकार का पहला कदम था। वहां से सरकार यह प्रारंभ होती है और इस सरकार का मूवमेंट चालू होता है। उसके बाद कई ऐसे बड़ी योजनाएं जो राज्य में रघुवरदास जी की सरकार से प्रारंभ हुई थी, और सारी योजनाओं में कहीं किसी मुंशी को गोली मारा गया, किसी ना चीफ सेक्रेटरी है महोदय, ना डीजीपी है महोदय। अब देखिए महोदय, कितनी गंभीरता से राज्य के अधिकारी ले रहे हैं, आप इसको देखिए महोदय। मेरा आग्रह इतना ही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री दिखवा लीजिए इसको। ठीक, बैठिए, बोलिए। महोदय, हम लोगों की हालत ऐसी है कि लोग ये समझते हैं कि भाई ये लोग 5 साल के लिए प्रवासी बनकर के आते हैं और एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है, और पदाधिकारियों का जो पूरा महकमा है वो इसी तरह से अपने आप को, मैं कह सकता हूं कि एक स्वच्छंद जैसा एक जो व्यवहार होता है उस तरह का करना होता है। माननीय सरजू राय जी नहीं है, कल उन्होंने अपनी एक पीड़ा बताई कि जिस तरह के प्रश्नों के जवाब आ रहे हैं और हम बाध्यकारी हो जाते हैं कि 3 ही पूरक प्रश्न पूछे, और 3 पूरक प्रश्न में भी यदि सही जवाब हमको नहीं आते हैं तो हमको संतुष्ट होकर के बैठना पड़ता है। और पदाधिकारियों को लगता है जब विधानसभा में प्रश्न उठता है और प्रश्न उठने के बाद पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है या उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है तो लोग और स्वच्छंद और स्वेच्छाकारी बनते चले जाते हैं और ज्यादा निरंकुश व्यवहार उनका सामने आने लगता है। महोदय, आज अखबारों ने भी हेडलाइन बनाया है डायन बिसाई हत्या पर हाईकोर्ट का निर्णय, टिप्पणी का कि सरकार गंभीर होती तो ना होता गुमला का घटना। 5 लोगों का किस तरह से कुल्हाड़ी से मार करके हत्या कर दिया गया। मौत, बलात्कार की घटनाओं की अगर संख्या देखें तो इसलिए पिछले 1 साल में 1800 के करीब महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई है, जिसमें 600 जनजातीय और 400 के करीब अनुसूचित जाति के महिलाएं हैं, लगभग 1000। आप समझ सकते हैं कि इस राज्य के अंदर कानून व्यवस्था और इसका भय कहीं न कहीं समाप्त होने के कगार पर है। उग्रवादी घटनाएं घटित हो रही है। महोदय, उग्रवादी घटनाएं जो विलुप्त हो गई तो घटित हो रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि लैंडमाइन से किस तरह से विस्फोट करके हमारे जवान, 3 जवान शहीद हो गए। और दुखद यह है महोदय, जैसी जानकारी मिली, हेलीकॉप्टर, सरकार का गृह विभाग का हेलीकॉप्टर नहीं था उनके बॉडीज को लाने के लिए या घायलों को यहाँ इलाज कराने के लिए। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था आर्मी और बीएसएफ के लोगों से, सेना से संपर्क करके हेलीकॉप्टर आया, तब जाके हमारे जवान आए। अगर सही समय पर हेलीकॉप्टर जाता तो शायद वो पांडे जी जो डेथ किए शायद उनकी जान भी बच सकती थी। एम्बुलेंस से उनका जो है शव को रांची तक लाना पड़ा, इसलिए घटनाएं इतना देर। महोदय, सरकार का पूरा व्यवस्था इस पूरे कारण से मुझे लगता है कि ध्वस्त होता चला जा रहा है। एक बहुत बड़ी घटना जो गला काटने से प्रारंभ हुई, भाई ये पुलिस ने उसका उद्भेदन जरूर किया। कल एक बच्ची का 4 महीने की बच्ची का 1.5 महीने की बच्ची को बोरा में बांध करके जला दिया। महोदय, समाज की घटना है, लेकिन कानून का इकबाल रहे, कानून का डर रहे तो ऐसी घटनाएं करने से लोग 1000 बार सोचे। यहाँ आपको देख रहे हैं, कल खूंटी में एक दरोगा रोकता है और अपराधी जो है उसको गोली मार देता है। वो दरोगा लड़ता है, लेकिन खूंटी की घटना, चुटिया की घटना गोली मार देता है।
मतलब क्या है महोदय? आप अगर राजद्रोही जो कानून जिसको लगे कि भैया सैया भैया कोतवाल तो डर काहे का, अगर लोगों को लगे कि भाई हम कुछ भी कर ले हमको डर काहे का, हमारे मालिक ही यदि हमारे संरक्षक बन जाए तो हमको भय किस कारण से? महोदय, ये सारी व्यवस्थाएं आज यहाँ पे बढ़ रही है। हत्याएं हर दिन आपको सुनने को मिलेगी, फिरौती हर दिन मांगने की विषय आपको मिलेगी। आप देखे होंगे महोदय, यहाँ राज्यपाल महोदया के घर तक उग्रवादी जो है अपना पोस्टर चस्पा करते हैं। महोदय, मेरा कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये पूरा सिस्टम जब से सरकार बनी है पूरी तरह से विफल है। और पिछले दिनों सदन के अंदर बहुत महत्व उठा कि जो बालू घाट में जो बालू का जो सप्लाई किया जा रहा है, वो सप्लाई जो ट्रैक्टर के माध्यम से किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। पुलिस का संरक्षण उस पर प्राप्त होता है। पुलिस जो है वो बॉर्डर के पार कराती है और जो डोमेस्टिक यूज में जो घर के अंदर जो लोग अपना यूज करना चाहते हैं उनके लिए उनका शुल्क निर्धारित होता है 4,000 5,000। आपने सुना होगा महोदय, एक सरकार के मंत्री इसको डिनाई कर रहे थे और इसी सरकार में जो दूसरे मंत्री जी खड़ा होकर के जवाब देते हैं कि उन्होंने आईजी तक फोन किया, दरोगा को फोन किया, एसपी को फोन किया, आईजी को फोन किया, तब जाकर उनका ट्रैक्टर छूटा। वो स्वीकार किए कि भाई ट्रैक्टर पकड़ा जाता है। अब महोदय, एक ट्रैक्टर छुड़वाने के लिए आपको मंत्री होना पड़ेगा, आपको डीआईजी आईजी को फोन करना पड़ेगा, तब ट्रैक्टर छुड़ेगा। और नहीं तो सीधा सा बात है कि 15,000 20,000 4,000 5,000 शुल्क आप दे दो और शुल्क दे करके महोदय, मैं उनकी बात ही को दोहरा रहा हूँ। क्या सूचना है आपका? था कि सरकार का जो आदेश होता है उसकी जानकारी हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य नहीं रखते हैं। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी इंस्पेक्टर, कोई भी दरोगा बालू की गाड़ी नहीं ट्रैक्टर नहीं पकड़ेगा। अगर किसी आपराधिक घटना की सूचना मिलती है, अगर किसी आपराधिक घटना की सूचना डीएसपी स्तर का अधिकारी पकड़ेगा। और जब एक ट्रैक्टर पकड़ा गया था तो मैंने एसपी को फोन किया और दूसरे दिन वो इंस्पेक्टर लाइन हाजिर हुआ। ये हमारी सरकार का सोच है, हमारी सरकार इस तरह से काम करती है। ये माननीय विपक्ष सदस्यों को मैंने बताने का काम। अमर जी हो गया, अमर जी बोलेंगे ना, अमर जी बोलेंगे, बोलने दीजिए, अमर जी बोलेंगे ना, अब बोलने दीजिए, अब बोले। अब इस सिलसिला जारी होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समय का भी। लगातार धनबाद में जेल से, चाहे रांची जेल हो, धनबाद जेल हो, हर जेल से रांची के धनबाद के हर व्यवसाय को रंगदारी मांग होता रहा देश में। और कई गोली बम का घटना हो चुका है। अगर रंगदारी मांगता है, अगर उसको नहीं पहुंचाता रंगदारी तो उसको ऊपर गोली चलना ही है, उसके घर में बम चलना ही। ये लगातार 20 घटना हो चुका अध्यक्ष महोदय। हम बस इतना ही आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, इस पर जरूर कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक, चलिए अमर बाबू। महोदय, गिरी कारा ठीक, आ गया बात आ गया, मांग रहा है। महोदय, माननीय मंत्री जी खड़ा हुए और खड़ा होकर के अपना कैफियत सुनाए। महोदय, यहाँ तो सरकार का इकबाल नहीं है। सरकार यदि वो नियम बनाए हैं तो नियम का पालन कराना आपकी ड्यूटी है। नियम का पालन कराना पदाधिकारी की ड्यूटी है। आपके पदाधिकारी आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र में आपका ट्रैक्टर पकड़ रहे हैं, तो बाकी चंदनकारी और बाकी जगहों में क्या हाल है अब इसी से छुपा हुआ नहीं है। और रह गई कितने ट्रैक्टर पकड़ाए हैं और कितना होता है, आप डेली बोलिएगा तो सारे विधायक डेली आपको उसकी सूची उपलब्ध करा देंगे कि आपके आदेश की अवहेलना और इस सरकार के आदेश का कैसा यहाँ पे फजीहत नीचे के पदाधिकारी कर रहे हैं। इसको आप ग्रहण करने का काम करिए, इसे आप उत्तेजित मत होइए। ये हकीकत है, हकीकत को ग्रहण कीजिए और इसको सुधार की दृष्टि से आगे बढ़िए। महोदय, मंत्री जी, सिर्फ सदन में हल्ला करते हैं, बाहर इनको जनता के सुख दुख से कोई लेना देना। महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ, दूसरे बार का विधायक हूँ और 5 साल गवर्नमेंट में मंत्री का पद लिया था और पद का भार ग्रहण किया था। आपके अभी ये जुम्मा 1 साल नहीं हुए और आगे कितना दिन रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जानकारी का जहाँ विषय हो डिबेट में, खुली डिबेट में आ जाइएगा, बता देंगे क्या जानकारी है। बात रखिए ना अमर जी। महोदय, मंत्री जी, महोदय, आप जवाब में बोलेंगे ना, आपका जवाब भी होगा, आप जवाब में बोलेंगे। महोदय, मतलब एक
हम लोग भी 5 साल गवर्नमेंट में मंत्री रहे, कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं रहा। ट्रेजरी बेंच कभी भी इस तरह का उत्तेजना वाला व्यवहार और इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। यहाँ तो लोग हाकने पे लगे रहते हैं, यहाँ लोग हड़काने के मूड में रहते हैं, यहाँ धमकाने का मूड में रहते हैं। आप यदि धमकेंगे नहीं, आपको डराया नहीं, आप डरेंगे नहीं, तो आपके कार्यकर्ताओं पे केस किया जाएगा। महोदय, मैं बताना चाहता हूं, इस सरकार की गलतियों और खामियों के खिलाफ जब हमारे लोग आवाज बुलंद करते हैं, तो हमारे राजनीतिक पार्टी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे झूठे केस करके उसको अंदर डाला जाता है। एक टूल किट के रूप में प्रशासन का इस्तेमाल यह सरकार कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डालने का काम कर रही है। राजनीतिक द्वेष जो कहीं से भी, यह मैं कह सकता हूं, यह स्वच्छ व्यवस्था नहीं है। और आपके इस व्यवहार के कारण इस जो डिफरेंसेज है, इसका लाभ और इसका पूरा आनंद जो आपके पदाधिकारी हैं, जो कार्यपालिका वो लेती है महोदय, इसी तरह के व्यवहार के कारण आप हमें कम करने के लिए, आप विपक्ष को कम करने के लिए आप इसमें लगे रहते हैं। अरे जो इसका जो ज्ञान है, जो इसका जरूरी जानकारी है, उसका संग्रहण करके आप उसको ठीक करिए। आप अपना जो चेहरा का गंदगी नहीं हटा करके आप लगते हैं शीशा साफ करके और अपना चेहरा चमकता हुआ देखना चाहते हैं। शीशे की गंदगी नहीं, अपने चेहरे की गंदगी साफ करिए, तब जाकर के आपको हकीकत पता चलेगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ सकेगा। महोदय, इस राज्य के अंदर कानून का कैसा पालन किया जाता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। धर्मांतरण निषेध कानून यहाँ लागू है महोदय, एक्ट है। आपको मालूम है किस तरह से गुमला के पलामू के अंदर कोरवा जाति के जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जो कंजर्व करने वाले ट्राइब्स है, जिनका संरक्षण जरूरत है, उनके 200 परिवारों का, 300 परिवारों का कन्वर्जन हो जाता है। बता दीजिए इस एक्ट के तहत कहां केसेस हुए, कहां उन पे कार्रवाइयां हुई, कहां उस पे किया गया, एक बता दीजिए यहां से उठा करके। कहां कानून का आप लोग पालन करवा रहे हैं, कहां कानून आपका माना जा रहा है, कौन पदाधिकारी आपका कानून देख रहा है? यहां तो एक ही कानून चल रहा है, एक ही काम चल रहा है महोदय। 14 महीने में 1500 ट्रांसफर हुए हैं, 1500 ट्रांसफर पोस्टिंग, एवरेज हर महीने 100 से ज्यादा। महोदय, मेरा तो ये सुझाव आग्रह होगा कि भाई आप निश्चित रूप से ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग का दर्जा दीजिए। इस जगह में, इस राज्य के अंदर उद्योग का दर्जा ट्रांसफर पोस्टिंग को देना चाहिए। आज सुबह जब मैं उठा तो उठ करके देखता हूं कि मेरा सीओ बदल गया। सीओ बदल गया, चलिए अच्छा बात है, 7-8 पदाधिकारी बदल गए, सदन चल रहा है, बदल गए। अब मैं खोज रहा हूं कि चंदन कैरी में पोस्टिंग किसकी हुई? चंदन कैरी में किसी की पोस्टिंग नहीं हुई, सीओ खाली है। क्यों खाली है? आज झरिया का सीओ का पोस्टिंग अगले जो सूचना जारी हुई आपके कार्मिक की तरफ से, जो झरिया का सीओ है उसकी पोस्टिंग हुई हजारीबाग में। आज देखते हैं कि झरिया का सीओ वापस झरिया ही में रह रहा है, हजारीबाग से चले जा रहा है। यहां तक महोदय कि एक डीएसपी का ट्रांसफर किया जाता है मूसाबनी एसपी के रूप में। अब मूसाबनी नया जिला हो गया लगता है, अब टंकन भूल होगा, रिपोर्टिंग भूल होगी, लेकिन ऐसा टंकन भूल इतना, जिनके ऊपर पूरे राज्य की विधि व्यवस्था को बढ़िया से चलाने का जिम्मेवारी है, उनके पास इस तरह का टंकन भूल होना कहीं से भी उपयुक्त नहीं लगता है महोदय। लॉ एंड ऑर्डर पे बाकी के सदस्य भी बोलेंगे। मैं कार्मिक विभाग की ओर से जो नियुक्ति का वर्ष बोल रहे हैं, कल मैं द फॉलोअप में एक माननीय सदस्य का, आपके सत्ताधारी दल के सदस्य का मैं द फॉलोअप एक न्यूज चैनल, उसमें मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भी एक पूरी पीढ़ी को पिछली सरकार ने उनका भविष्य अंधकार कर दिया। महोदय, देख लिया महोदय, समय खड़े होने के पूर्व आपने घड़ी देख लिया? मैंने देख लिया महोदय, अभी भी एक बार देख लेंगे तो अच्छा होगा। हमको बोलने की जरूरत 5 मिनट और दे दीजिए, 5 मिनट में 5 मिनट, 5 मिनट बोलने दिया है महोदय। महोदय, ये सरकार आई, सरकार ने जो घोषणाएं की थी उनको तो ऑफिशियली कल संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के होते हैं। कल उन्होंने ऑफिशियली घोषणा कर दिया कि भाई जो राजनीतिक जो घोषणा पत्र है उससे सरकार का कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ एक रास्ता है लोगों को बरगला करके सत्ता तक पहुंचने के लिए। उसके बाद वो दरकिनार कर दिया जाता है, उसके बाद हम अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा था कि भाई भैया इनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगता है तो क्या करें, इतना ज्यादा मिर्ची मत लीजिए भैया, पेयजल डिपार्टमेंट में पानी थोड़ा सा रखिए, अपने अंदर भी ठंडा रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और माने आराम से ठंडा रहिए। और
आप समझ सकते हैं, आपने कहा कि भाई सभी स्थानीय लोगों को, झारखंडी लोगों को, जो जनजातीय हैं, जो यहाँ के दलित हैं, उनको हम लोग नौकरी देंगे, 100% देंगे। महोदय, संकल्प निकलता है, कैबिनेट का डिसीजन आता है और उसमें कहा जाता है कि 2016 और 2018 ये 2 समय में जो रघुवर जी की सरकार में स्थानीय लोगों को, जो यहाँ के मूलवासी झारखंडी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में 100% रिजर्वेशन की जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाई थी, उसको रद्द कर दिया जाता है। मैं थोड़ा सा क्लियरेंस करना चाहता हूं, यहाँ हमेशा कहा जाता है 11 और 13 जिला का डिफरेंसेस करने के लिए। महोदय, शेड्यूल्ड एरिया में राज्यपाल के जो शक्तियां जो उसमें समाहित है, और 5th शेड्यूल में उसके पावर को हम लोग लेकर के 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में हम लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए शेड्यूल्ड एरिया के जो अपने जिले हैं, वहां 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों को 100% रिजर्व किया। बाद में जब 13 जिले से भी यह डिमांड मांगी जाने लगी, तो फिर कमेटी बनी और कमेटी को मैंने ही नेतृत्व किया था और 13 जिलों को बाकी राज्यों का भ्रमण करके, और उन्होंने भी कुछ व्यवस्थाएं की थी, उनको ले करके हम लोगों ने उसमें समाहित करके 13 जिलों को भी हम लोगों ने फिर 100% रिजर्वेशन 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में कर दिया। मतलब 2400 जिलों में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां यहाँ के आदिवासी, जनजाति और मूलवासियों को मिलेगी, इसकी गारंटी हम लोगों ने दी। आपने हटा दिया। आपने हटाने के बाद अब कह रहे हैं कि हम वैकेंसी निकालेंगे। आप कौन सा ऐसा वैकेंसी निकाल करके किस प्रक्रिया के तहत यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को आप 3rd या 4th ग्रेड में 1st और 2nd ग्रेड की नौकरियां तो छोड़ दीजिए, आप किस आधार पर आप उसको नौकरी देना चाहते हैं? झारखंड निर्माण होने के बाद लगातार अगर यदि इस वैकेंसीज को रोका गया तो उसके पीछे कारण यही था कि स्थानीय नीति को परिभाषित करके नियोजन नीति बना करके हम लोग वैकेंसीज क्रिएट करके देंगे। आप फिर से 2000 के अंदर चले गए, आप वापस चले गए, आप नए वैकेंसीज लेकर के आ रहे हैं और उसमें लिखते क्या है? अगर यदि समान, अगर कोई बाहर का अभ्यर्थी, कोई बंगाल का अभ्यर्थी, बिहार का अभ्यर्थी, छत्तीसगढ़ का अभ्यर्थी या मध्य प्रदेश का अभ्यर्थी झारखंड के अभ्यर्थी के समतुल्य यदि नंबर लाता है, माने झारखंड का कोई यदि हमारा स्टूडेंट 50 नंबर लाता है और बिहार का स्टूडेंट यदि 50 नंबर लाता है, तब जाकर के झारखंड के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। आप यदि 1 नंबर भी उससे पीछे लाते हैं, अगर 50 नंबर यदि बिहार का लेकर के आता है, आप 49 नंबर लेकर के आते हैं, तो आपको डिनाई कर दिया जाएगा और बाहर के लोगों को ले लिया जाएगा। महोदय, ये सरकार को बताना चाहिए कि सरकार किस तरह से जो वैकेंसी लाएगी, यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, यहाँ के जो दलित लोग हैं, उनको कैसे नियोजन में प्राथमिकता मिलेगा। कम से कम 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में भी प्राथमिकता मिलेगा। सोनी कुमारी के केस में जजमेंट स्पेसिफिक था, स्पेसिफिक जजमेंट था कि वो सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल के उस वैकेंसीज में ही आप जो है उसमें और नियम लागू होगा, और इसको लोगों ने महोदय 2 मिनट मान्य हो गया, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य 2 मिनट और सारे लोगों को बोलना है, लाखों स्टूडेंट वॉइस के साथ और बहुत सारे लोगों को बोलना है। मान्य सदस्य 40 में खत्म कर देंगे, 42 में खत्म कर देंगे। 2 मिनट दे दीजिए महोदय, 2 मिनट दे दीजिए। चलिए समाप्त करिए जल्दी। सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिला महोदय उनको। सरकार पीछे से गई, सरकार पहले नहीं गई। जब यहाँ गिरा हुआ तो हाई कोर्ट में सरकार ने ही कहा कि पिछली सरकार ने गड़बड़ियां कर दी। किसने यहाँ के लोगों के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह लगाया, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार या तो मानती नहीं थी 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों को यहाँ के लोगों को मिले, ओपन फॉर ऑल करना चाहती थी, इसीलिए उसको बढ़िया से उन्होंने डिफेंड नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको स्टे दिया तो उस स्टे का लाभ उठा करके वहां लड़ करके उनको नौकरियां बचे, वहां तक इंतजार नहीं किया और पहले ही इस संकल्प को हटा करके सरकार ने उस सारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। महोदय, अगर किसी ने खिलवाड़ किया है युवाओं के भविष्य के साथ, तो ये सरकार ने किया है जो दम्भ भरती है। यहाँ के आदिवासी दलित निवासियों की सरकार है, इनके कथनी और करनी में भयानक फर्क है। जो झारखंड की जनता देख रही है, 3.25 करोड़ जनता, और इस 3.25 करोड़ जनता जो है, इनका जो पूरा का पूरा हिसाब मान्य सदस्य बैद्यनाथ राम जी, रही आप जो सत्ता में आए हैं, मान्य सदस्य हो गया मान्य सदस्य बैद्यनाथ राम जी, मान्य सदस्य बैद्यनाथ राम जी, आप हो गया, बट अमर बाबू हो गया। तो इसको हम लोग बैद्यनाथ राम जी। अध्यक्ष महोदय,
मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विभाग, कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग, विधि विभाग, गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग, कई विभागों के अनुदान मांग पर का समर्थन करते हुए और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुए अध्यक्ष महोदय। आज के विभाग काफी महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय। यद्यपि अधिकांश विभाग इसमें गैर योजना विभाग हैं। लोकतंत्र की कल्पना करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखा गया है कि लोकतंत्र कैसे मजबूत रहे, कार्यपालिका विधायिका अपने अपने दायरे में रहकर बेहतर काम करें। इस चीज को कार्यरूप देने के लिए अध्यक्ष महोदय मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग मूल रूप से काम करता है, संसदीय कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, सरकार के जितने भी काम होते हैं उसमें कार्यपालिका अहम रोल अदा करती है, लेकिन अध्यक्ष महोदय वह कार्यपालिका, सरकार में बैठे हमारे मंत्रीगण हैं, इन्हें भी इस बात की जानकारी जरूर होगी कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका की सहमति के बगैर, विधायिका के विश्वास में लिए बगैर कार्यपालिका बेहतर काम नहीं कर सकती है अध्यक्ष महोदय। मैं ये मानता हूं कि कार्यपालिका से ज्यादा जनता के प्रति जवाबदेह विधायिका होती है अध्यक्ष महोदय। विधायिका जो कुछ तय करती है उसका क्रियान्वयन कराना यह कार्यपालिका का काम है अध्यक्ष महोदय। लेकिन कई विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करना, उनके लिए नियम बनाना, राशि उपलब्ध कराना और आपसी समन्वय के साथ विकास के काम को कैसे तेज किया जाए, ये सारे काम की जवाबदेही मंत्रिमंडल समन्वय पर होती है अध्यक्ष महोदय। ये विधानसभा की व्यवस्था भी संसदीय कार्य व्यवस्था के तहत हमारे माननीय विधायकों, चाहे वो वेतन का मामला हो, पेंशन का मामला हो, विभागों में या जिनका वेतन मिलता है, इन सारे चीजों की व्याख्या करना ये संसदीय कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है अध्यक्ष महोदय। और इसके तहत बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें जितने अच्छे ढंग से किया जाए उतने ही अच्छी इसकी सफलता दिखाई पड़ेगी अध्यक्ष महोदय। बजट का उपयोग तरीके से हो, सभी लोग अपने अपने तरीके से बेहतर काम करें। सरकार इस बात पर ध्यान रखती है कि प्रशासनिक सुधार भी कैसे रहे, क्योंकि अधिकांश आज देखने को मिलता है अध्यक्ष महोदय, करीब करीब मैं समझता हूं कि सारे माननीय विधायकगण, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अधिकांश ये बात आती है सामने अध्यक्ष महोदय कि क्षेत्र में पदाधिकारी तरजीह नहीं देते, पदाधिकारी मनमानी करते हैं। कई बार निर्देश जाने के बाद भी पदाधिकारी उसका पालन नहीं करते अध्यक्ष महोदय। ये सरकार का दायित्व है कि सरकार के जो निर्देश जारी हो उसे अक्षर से पालन कराया जाए अध्यक्ष महोदय। क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी बातें होती है। अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस पदाधिकारी मनमाना करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है अध्यक्ष महोदय, इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले जनता के प्रति जवाबदेह हैं। और जनता अगर किसी पदाधिकारी की कार्यविधि से, उनके किसी कर्म से अगर जनता आज करा रही है अध्यक्ष महोदय, तो निश्चित रूप से यह सरकार का काम होगा कि उस व्यवस्था को दुरुस्त करे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता होगा अध्यक्ष महोदय, जो बात अभी आई है बालू का, माननीय डीजीपी ने एक पत्र सभी पुलिस पदाधिकारी को लिखा था अध्यक्ष महोदय। सारे एसपी को यह पत्र गया था कि किसी भी हालत में पुलिसकर्मी बालू की गाड़ी को नहीं पकड़ेंगे। अगर वो ट्रैक्टर में है तो ट्रक तो पकड़ सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर में ले जाने वाले बालू को कोई पुलिस पदाधिकारी नहीं पकड़ेगा। लेकिन आज जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि सभी जगह
पुलिस पदाधिकारी बालू को पकड़ रहे हैं, उनसे नाजायज वसूली करा रहे हैं और बेवजह परेशान कर। भानु जी सच्चाई कहने की हिम्मत होनी चाहिए। सत्ता पक्ष में होने का मतलब ये कतई नहीं है दसमोद है कि हम सरकार को अपना सुझाव न दें। जो कमी आती है सामने, हम सत्ता पक्ष में हैं, हम इनके क्रियाकलापों की सराहना भी करते हैं दसमोद है। जो अच्छे काम हो रहे हैं हम उनकी निश्चित सराहना करेंगे, लेकिन जहां कहीं कमी होगी, ये 12 माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री अकेले सब क्षेत्र की जानकारी नहीं ले सकता दसमोद है। इसके लिए सबसे विश्वसनीय व्यक्ति अगर कोई हो सकता है तो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हो सकता है। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ी ढिलाई रही है। इसके पीछे कोरोना भी हो सकता है दसमोद है कि बहुत सारे काम नहीं हुए। अब छोटा छोटा जिसको घर बनाना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में काम करा रहा है, एक ट्रैक्टर बालू लाया, ट्रैक्टर को पकड़कर 30,000 रुपये फाइन कर दिया गया दसमोद है। वो गरीब जिसको अपने घर बनाने का पैसा नहीं है, वो एक ट्रैक्टर बालू लाकर 30,000 रुपये भुगतान करेगा क्या दसमोद है? ये निश्चित रूप से विचारणीय विषय है सरकार के लिए कि लोकहित में कभी कभी सख्ती बहुत जरूरत होती है। हम लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करते दसमोद है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस जितना सख्त हो जाए अच्छी बात है, अपराधीकरण को रोकने के लिए पुलिस जितनी सख्त हो जाए मानता है वो अच्छी बात है, लेकिन ये छोटे छोटे काम जिसमें विकास जुड़ा हुआ है उसमें इस प्रकार की निर्देशा करना कहीं भी उचित नहीं है दसमोद है। इसलिए मेरा तो आग्रह होगा, माननीय मंत्रीगण यहाँ पर हैं, आप इस बात का निश्चित ध्यान रखें कि पुलिस पदाधिकारी के द्वारा आम पब्लिक को सताया न जाए। कभी कभी दसमोद 12 बजे 1 बजे रात को जाकर पुलिस पदाधिकारी किसी को उठा लेता है, केस में किसी और का नाम है, पुलिस जाते हैं दूसरे व्यक्ति को पकड़ ले आते उठा के। छोटा भाई अगर क्राइम किया है तो बड़ा भाई दोषी नहीं हो सकता है दसमोद है, लेकिन ये पुलिस पदाधिकारी उसके घर के किसी मेंबर को उठाकर ले आते हैं, ये कहीं से न्याय नहीं है। इन चीजों पर रोक होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सरकार के लिए बहुत सारे काम हैं, सारे काम को सही तरीके से करने में मंत्रिमंडल समन्वय का एक अहम रोल है। वित्त विभाग का तो काम है वित्त संशोधन करना, लेकिन समन्वय स्थापित करना वास्तव में अगर किसी का काम है तो मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विभाग, संसदीय कार्य विभाग का है। जब कभी भी अध्यक्ष महोदय हम लोग उसका प्रमाण भी यहां देखते हैं, माननीय सदस्यों का कोई प्रश्न जब आता है, माननीय मंत्री अगर समुचित ढंग से उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो संसदीय कार्य मंत्री को पुकारा जाता है अध्यक्ष महोदय। इसका मतलब है कि संसदीय व्यवस्था में संसदीय कार्य मंत्री जी की प्रमुख भूमिका है और ये संसदीय कार्य को सुचारू रूप में चलाने में अपना सर्वस्व लगाते हैं अध्यक्ष महोदय। और इसी तरह से जब कभी भी विधानसभा के अंदर प्रश्न आते हैं, ध्यानाकर्षण आते हैं, कार्य रोको प्रस्ताव आता है, तो इन सारे प्रश्नों का जवाब संकलित करना यह संसदीय कार्य विभाग है अध्यक्ष महोदय, जो उसको संकलित करता है। विधानसभा में जो काम हुआ वो वास्तव में विधानसभा के बाद हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देखने का काम भी संसदीय कार्य विभाग का है कि विधानसभा के अंदर जो सरकार का आश्वासन हुए हैं, सदस्यों ने जिन बातों को रखा है, अपनी समस्याओं को रखा है, उनके प्रति सरकारी विभाग कितने जवाबदेह हैं, इस चीजों का मूल्यांकन करना वास्तव में संसदीय कार्य मंत्रालय का है अध्यक्ष महोदय। और फिर सरकार के द्वारा किए गए कार्य, विधानसभा में जो प्रश्न आए, जो प्रस्ताव आए, उस पर विभाग ने कितना काम किया है, इसकी जानकारी सदन को देने के लिए भी संसदीय कार्य मंत्री ही जिम्मेवार होते हैं अध्यक्ष महोदय। निश्चित रूप से इसलिए एटीआर आता है अध्यक्ष महोदय। एटीआर जो ले किया जाता है सदन के अंदर, वो इसी बात का परिचायक है कि सरकार का चाहे कोई विभाग हो, चाहे वो संसदीय कार्य विभाग हो, पीडब्ल्यूडी का हो, कृषि हो, पथ हो, जो भी विभाग है, उसके द्वारा अगर कोई आश्वासन दिया जाता है तो वो जमीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखना संसदीय कार्य विभाग का काम होता है अध्यक्ष महोदय।
सब कुछ सही तरीके से चले। यह विधानसभा का आयोजन, विधानसभा कब सत्र आहूत होगा, कब समाप्त होगा, इन चीजों की स्वीकृति यद्यपि महामहिम राज्यपाल से होता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसको लाइन अप करना, विधानसभा कब होगा, ये लाइन अप करना भी संसदीय कार्य मंत्रालय का काम है अध्यक्ष महोदय। उसी तरह से कोई कार्रवाई अगर छूटती है अध्यक्ष महोदय तो उसको मंत्रालय तक संज्ञान में देके और उसको आगे बढ़ाने का जो काम है अध्यक्ष महोदय वो भी संसदीय कार्य मंत्रालय का अध्यक्ष महोदय। आज गृह कार्य का भी विषय है अध्यक्ष महोदय। गृह विभाग अपने आप में बहुत ही बड़ा विभाग है अध्यक्ष महोदय। सचमुच अगर देखा जाए तो राज्य के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करना, विकास कार्य को गति प्रदान करने में सहायक भूमिका अदा करना, लोगों की जान माल की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये सारा काम गृह विभाग का है अध्यक्ष महोदय। और उसमें यह आवश्यक है कि पदाधिकारी केवल पुलिस से रवैया नहीं अपनाए कि हम डंडे के बल पर गाय बैल की तरह हाँक नहीं सकते किसी को। आज जरूरत इस बात की है कि पदाधिकारी भी जनता के अनुरूप हों, जनता के अनुरूप होकर काम करने में, जनता के साथ मिलकर काम करने में बहुत सारी सुविधाएं भी होती है अध्यक्ष महोदय। आज पुलिसिंग भी जो होती है वो जनता के साथ मिलकर करने की योजना सरकार ने बनाई है अध्यक्ष महोदय, कि पुलिस पदाधिकारी भी गांव के लोगों के साथ मिलजुल कर रहें। आज तो जो सेना के पदाधिकारी आते हैं अध्यक्ष महोदय कहीं तो वो भी गांव में जाते हैं तो वहां लोगों से मिलजुल कर रहना चाहते हैं, उनसे जानते हैं, उनकी समस्या समाधान की दिशा में काम करते हैं। जनहित का काम भी पदाधिकारी करते रहे हैं। इस कोरोना काल में अध्यक्ष महोदय मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे थानों में इस बार आने वाले श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। ये एक अच्छा सराहनीय कदम रहा है पुलिस पदाधिकारियों का कि कोई भी व्यक्ति अगर पैदल आ रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है, भूखा है, प्यासा है, तो उनकी सुरक्षा में पुलिस पदाधिकारी भी इस बार सामने आए अध्यक्ष महोदय। इस बार जो श्रमिक आ रहे थे उनको सही जगह तक पहुंचाना एक विचित्र सी स्थिति बनी थी अध्यक्ष महोदय। कोरोना के कारण अपने घर में व्यक्ति अछूत हो रहा था। एक परिवार का सदस्य बाहर है, 4 दिन से लौटा हो तो उसको घर के लोग घुसने नहीं दे रहे हैं घर में। उनको किसी तरह से मोहल्ले में कोई आ गया तो मोहल्ले के बाकी लोग सब लोग चिंता में हो गए कि कोरोना लेकर आ गया, इसको बाहर हटाओ। ऐसी स्थिति में शांति बनाए रखने का काम भी पुलिस पदाधिकारियों ने किया था और सही जगह पर उन्हें पहुंचाकर उनको व्यवस्थित कराकर उन्हें एक मानवता का परिचय दिया गया अध्यक्ष महोदय। तो हम ये मानते हैं अध्यक्ष महोदय कि पुलिस का व्यवहार भी पब्लिक के अनुरूप होना चाहिए, पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। जहां आवश्यकता हो वहां कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन जहां जरूरत नहीं है, आज कहीं कहीं हम लोग का अचानक सुनने को मिल जाता है अध्यक्ष महोदय कि थाना में गया, डॉक्टर भगा दिया गया, कोई एफआईआर लिखने को तैयार नहीं हुआ। ये अगर कुछ कमियां हैं तो हम ये मानते हैं कि इसके लिए पूरी तरह से जवाबदेह है पिछली सरकारें, जिन्होंने पदाधिकारी को सर पर बैठा कर रखा, उनको उनके दायरे में लाने की कोशिश नहीं हुई अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये सरकार जमीन से जुड़ी हुई सरकार है, गांव देहात से जुड़ी हुई सरकार है अध्यक्ष महोदय। इसलिए सरकार का पहला कर्तव्य है कि हम जनता को असुविधा में नहीं रहने देंगे। जिस प्रकार की असुविधा होगी हम उसका एक बेहतर समाधान ढूंढेंगी सरकार, और जहां लोगों का कष्ट सामने आएगा तो पूरी शक्ति के साथ हम उसका कष्ट के निवारण के लिए सरकार उठाएगी अध्यक्ष महोदय। इसी तरह से पदाधिकारियों को पुराती समय पर मिले, बहुत मांग उठती रही है। पदाधिकारी का प्रमोशन रुका हुआ है, अभी भी रुका हुआ है अध्यक्ष महोदय। किसी विभाग में अभी प्रोन्नति नहीं हो रही है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण आ गया सामने। कैसे पुलिस पदाधिकारी को जो जूनियर है उसको प्रमोशन दे दिया गया, खासकर ये SC ST पदाधिकारियों के मामले जुड़ा हुआ विषय अध्यक्ष महोदय कि जूनियर पदाधिकारी को प्रमोशन दे दिया गया। अब सीनियर व्यक्ति वहां कुंठित हो गया। 6 साल 7 साल जो जूनियर है
वो सीनियर पद पर चला गया, जो सीनियर है वो जूनियर बन गया अध्यक्ष महोदय। तो ये मानसिक प्रताड़ना हुई है। न जाने कैसे वरीय पदाधिकारियों ने इसको बनाने का काम किया इस नियम को। हम ये मानते हैं अध्यक्ष महोदय कि जहां कहीं भी प्रमोशन हो, व्यवस्था है, व्यवस्था में रिजर्व नॉन रिजर्व होते हैं, लेकिन अनरिजर्व का मतलब अध्यक्ष महोदय जहां तक हम लोग समझ पा रहे हैं कि अनरिजर्व का मतलब होता है ओपन फॉर ऑल। तो जब वो सीट ओपन फॉर ऑल है तो फिर आरक्षण के नाम पर उन वरीय पदाधिकारी को कैसे नीचे रखा जा सकता है और कैसे जूनियर पदाधिकारी को आगे बढ़ाया जा सकता है अध्यक्ष महोदय। तो ये इस कारण से ही अभी हम बहुत सारे विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था और मुझे खुशी है इस बात की। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि माननीय विधायकों की भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा जब तक हम इसको सल्टाते नहीं है तब तक के लिए प्रमोशन हम रोक कर रखेंगे। ये बहुत अच्छा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ अध्यक्ष महोदय। निश्चित रूप से ये सरकार बधाई की पात्र है इस मामले में। अब हम देखते हैं अध्यक्ष महोदय सभी क्षेत्रों में, चाहे वो विधायिका का क्षेत्र हो, कार्यपालिका का क्षेत्र हो, न्यायपालिका का क्षेत्र हो, अपनी अपनी सेवा देते रहे अध्यक्ष महोदय। सेवा काल में उनको समय पर वेतन मिले, उनको आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त रहे और संकट से निजात दिलाने में स्वयं भूमिका अदा करें। उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय एक सुरक्षा भावना के तहत इन सभी लोगों को पेंशन की व्यवस्था की गई है अध्यक्ष महोदय। ये पेंशन भी देखने का काम इनका है अध्यक्ष महोदय। ये पेंशन इनको सही तरीके से मिले उसके लिए उपबंध भी किया जाता है अध्यक्ष महोदय। एक अहम विषय जो है आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर निश्चित रूप से अपनी कोई बातें रखना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन शब्द से ही गया था अध्यक्ष महोदय कि विषम परिस्थिति में हम कौन सा प्रबंध करें कि लोग सुरक्षित रहें, उनका जीवन कुशल रहे, सुरक्षित होकर वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। इन चीजों पर जो विभाग काम करता है अध्यक्ष महोदय वो आपदा प्रबंधन का विभाग है अध्यक्ष महोदय। चाहे वो मानव जनित आपदा हो या प्राकृतिक दृष्टिकोण से हो, आपदा तो आपदा है अध्यक्ष महोदय। और आपदा के समय में सरकार का पहला कर्तव्य हो जाता है अध्यक्ष महोदय कि हम उन आपदा से प्रभावित लोगों को कैसे संरक्षित करें, क्योंकि ये लोकतंत्र है अध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र में जनता को सुरक्षित रखना ये सबसे पहले, चाहे वो किसी की सरकार हो, ये प्रथम जवाबदेही है। आज हमारे क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय हाथी का तांडव हो रहा है। 20 हाथियों का झुंड आज लातेहार विधानसभा के अंतर्गत आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में अध्यक्ष महोदय वो विचरण कर रहा है। फसल को बर्बाद कर ही रहा है, लेकिन कहीं मवेशी को मार दे रहा है, कहीं बच्चे बूढ़े अगर जंगल में उठा पटक दिया उसको मार दिया अध्यक्ष महोदय। आज पहले के दिनों मैंने देखा है अध्यक्ष महोदय कि जब हाथी आता था तो विभाग के लोग वहां निकलते थे, वो ग्रामीण के लोगों के बैठकर योजना बनाते थे, कैसे मसाल जलाएं, कैसे बम पड़ाका उनको उपलब्ध कराएं, मिट्टी उपलब्ध कराएं। इससे उनके अंदर एक सुरक्षा का भाव जगता था। पदाधिकारी भी फॉरेस्ट के साथ में है, आम जनता है, सब मिलकर उसको किनारे करने का काम करते थे अध्यक्ष महोदय। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय कि इस बीच में जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुआ, प्रत्येक दिन सूचना देने के बाद भी वो टीम कभी हाथी को हटाने का काम नहीं किया अध्यक्ष महोदय। आज भी गांव का किसान इस बात के लिए टकटकी लगाकर देख रहा है अध्यक्ष महोदय कि हमारा जो फसल का नुकसान हुआ है सरकार उस पर क्या करेगी। अभी तक किसी को मुआवजा नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। पिछले 3 महीनों से बात हो रही है, हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारियों से, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है। मैं चाहूंगा सरकार इस मामले में खुद पहल करे और विभागीय अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि जिस क्षेत्र में भी हाथी विचरण कर रहा है उसके बचाव के सारे यंत्र, सारे जो उपाय हैं वो ग्रामीण को मुहैया कराया जाए और वहां के ग्रामीण लोगों के साथ मिलकर उस गांव को सुरक्षित रखने में विभागीय पदाधिकारी साथ रहें, ताकि एक विश्वास के साथ ग्रामीण जनता उनको भगाने में आगे आए। आज पूरा घर ढहा दे रहा है अध्यक्ष महोदय,
जहां जा रहा है घर को ढा दे रहा है, फसल को खा जा रहा है। घर में जो किसान अनाज जमा कर रखे है उसे या तो खा जाता है या रौन कर बर्बाद कर देता है। अध्यक्ष महोदय, खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। आखिर उस किसान का क्या होगा अध्यक्ष महोदय, जिसने खून पसीना लगा 2 मिनट माननीय सदस्य 2 मिनट अपना खून पसीना बहाकर अध्यक्ष महोदय जो खेती करता है किसान, और जब घर में लाता है तो बड़ी सुकून मिलता है उसको। लेकिन यह कैसा सुकून, यह हाथी आया और सारा कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी तो नींद हराम हो गई अध्यक्ष महोदय। चैन से रहने की बात तो दूर, वो सो नहीं पा रहा। रात को खड़ा होकर जगता है, गांव के किनारे 4-5 लड़के खड़े होते हैं, किधर हाथी जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि हाथी को भगाने के लिए आज ही निर्देश जाए कि पदाधिकारी जाए, घर में नहीं बैठे पदाधिकारी, और उन्हें जो आवश्यक सामग्री है वो उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए अध्यक्ष महोदय। कभी कभी घरों में आग लग जाता है अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ 2-3 घर के आग लगा, हम लोगों ने जैसे तैसे उनको कुछ सहयोग करके व्यवस्थित करने का काम किया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन सरकार की योजना का लाभ उनको नहीं मिला है। ये सरकार ने अगर ये योजना बनाई है, आपदा प्रबंधन विभाग ये कहता है कि हम आपदा के समय जनता के साथ खड़े हैं, तो वह भी एक मासूम जनता ही है अध्यक्ष महोदय जिसका घर जला। उसे क्या घर नहीं मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय? क्या उसके कपड़े खराब हो गए, कोई भी एक घर में नहीं रहा, जल के राख हो गया, न उसके घर में अनाज है अध्यक्ष महोदय, न पहनने को कपड़ा है, न रहने को घर, खाने का अनाज भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो भूखों मरने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता अध्यक्ष महोदय। इस समय पर हम भी कोशिश करते हैं, अगर नहीं होता है तो कहीं नहीं हम लोग आपस में कुछ मिलकर उसको करते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है अध्यक्ष महोदय। उन्हें निश्चित रूप से एक ऐसा विश्वास दिलाना होगा कि सरकार हमारे लिए खड़ी है, सरकार हमारा हित चाहती है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि एक योजना विभाग को अध्यक्ष महोदय, हम लोग कभी कभी गांव में जाते हैं, कहते हैं एसी कमरे में बैठकर गांव की योजनाएं नहीं ली जा सकती हैं। एसी के मकान में रहने वाले पदाधिकारी गांव की जरूरतों को महसूस नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है अध्यक्ष महोदय। ऐसी योजनाएं गई है क्षेत्र में जिसका कोई उपयोग नहीं हुआ। पिछली सरकार में जमकर डोभा निर्माण हुआ अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री ने कहा हाथी डूबा, तालाब बना, लेकिन आज उसमें सुअर भी नहीं डूबेगा अध्यक्ष महोदय, मेरा दावा है। वहां पर डूबा कौन? तो वहां बगल का बच्चा डूबा, वहां की बूढ़ी महिला गिरकर मर गई। तो कम से कम योजना विभाग इस बात को जरूर ध्यान रखे कि सरकार की जो योजना बने वो जनहित से जुड़ा हुआ हो, पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। कई योजनाएं हवा में है अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी योजनाएं बनी, बहुत सारे काम आज हुआ, 2 महीना भर पर कोई ट्रेस नहीं है। तो ये हम सरकार को अपनी तरफ से जरूर आग्रह करना चाहेंगे। ये ठीक है कि कोरोना काल में कुछ योजना हम लोगों ने बनाया, वैसा हरित ग्राम योजना बहुत अच्छी योजना रही है, लेकिन बाकी योजनाएं कितनी सफल हैं अभी उसका आकलन होना बाकी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, योजना विभाग को यह तय करना चाहिए कि हम गांव को प्राथमिकता में रखकर और ऐसी योजना ले जिससे गांव के समग्र लोगों का विकास हो अध्यक्ष महोदय। केवल ऐसा नहीं कि हम कोई योजना दे दिए, 20,000 रुपए की बिचौलिया कमा कर चला गया, 20 लेबर को काम मिल गया तो ये हमारा मकसद सिद्ध होता है, ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। उस योजना का मतलब उस क्षेत्र के लोगों को आने वाले समय में उसका लाभ मिले। माननीय और इसीलिए कंक्लूड करता हूँ माननीय कि सरकार को ये जरूर होना चाहिए कि योजनाएं धरातल पर कारगर होगा अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से योजना लेनी चाहिए। अब अध्यक्ष महोदय बहुत सारे देखते हैं हम लोग, जब सड़क जा रही है अध्यक्ष महोदय पदाधिकारी बनाते हैं कितना 3 फीट चौड़ा एक सड़क जा रही है, 3 फीट चौड़ा बनवा रहे हैं, बाहर फ्लैंक भरवा रहे हैं। कौन सी जरूरत है अध्यक्ष महोदय, जरा देखा जाए। अगर उनको चौड़ी करना है, इधर भी 3 फीट कर रहे हैं, उधर भी 3 फीट कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं होता है एक तरफ 8 फीट पर है? और जब मट्टी हम डालते हैं अध्यक्ष महोदय, तो क्या ऐसा आसान नहीं है कि रोड के किलोमीटर 5 किलोमीटर पर कहीं एक जगह तालाब खोद दे, उसी मिट्टी का उपयोग करें फ्लैंक भरने में? लेकिन नहीं अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता है। 3 फीट चौड़ा कर रहे हैं, 3 फीट उधर कर रहे हैं, मट्टी कहीं से ला रहे हैं? जो मिट्टी हम ला रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हर जगह सरकारी जमीन है, रैयतों की जमीन है, जो चाहते हैं कि हमारा तालाब बन जाए, बिना पैसे का तालाब बन सकता है अध्यक्ष महोदय। मेरा ये सुझाव होगा पथ निर्माण विभाग को कि जब सड़क की मरम्मती करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि या 2 किलोमीटर के दायरे में कहीं से एक जगह से मिट्टी उठा सकते हैं क्या?
बहुत बड़ा तालाब बन जाएगा अध्यक्ष महोदय, बिना पैसे का तालाब बनेगा, लेकिन ऐसी योजनाएं पदाधिकारी नहीं बनाते अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य, इसलिए सरकार में मंत्रीगण है, इस बात का ध्यान रखें कि योजनाएं बनाए तो उसमें पूरक योजना बनाए कि कैसे बेहतर होगा। भानु जी, मैं आपकी बात रख रहा हूँ, मैं आप ही की बात रख रहा हूँ कि सरकार की योजना ऐसी है जिसका चहुमुखी विकास हो, उसका लाभ मिला अध्यक्ष महोदय। केवल रोड बनाना है, इसलिए बाहर से दूसरी जगह मटीरियल आने की कोई जरूरत नहीं है। बगस उठाई ना एक जगह से तालाब बन जाएगा। तालाब की योजना बहुत दे रहे हम लोग, तो जो यहाँ फ्री बन सकता है अध्यक्ष महोदय, वहां पैसे लगाने की क्या जरूरत है अध्यक्ष महोदय। और फिर एक ही बार 8 फीट क्यों नहीं जाते हम, आज करते हैं 3 फीट, कल 2 फीट बढ़ाएंगे। अभी पूरे शहर में अध्यक्ष महोदय जो पाइपलाइन बिछाया गया, कहीं भी 4 इंच 3 इंच एक गाड़ी चलेगी, मेरा दावा है। नगर विकास जो देख रहे हो, माननीय सदस्य, अरे थोड़ा समय छोड़ दीजिए, थोड़ा समय छोड़ दीजिए। अरे एक मिनट, नगर विकास ने जो पाइपलाइन बिछाया है, क्या उसकी गहराई 3 इंच है, 4 इंच है? 3 फीट गहरा है लोग ने, और आज भी सड़क के ऊपर दिख रहा है पाइप। कल गाड़ी जाएगी, टूट जाएगा, करोड़ों की योजना बेकार हो जाएगी अध्यक्ष महोदय। उसने ऊपर काम नहीं किया, पूरा शहर बर्बाद कर दिया। जरूर करीब करीब सभी सदस्य इससे वाकिफ हो गए कि नगर विकास ने जब पाइप बिछाया तो सारी बनी हुई पक्की सड़कों को तोड़ दिया, उसको बनाया नहीं। और इसीलिए मैं सवाल भी लगा था अध्यक्ष महोदय कि जो जनरेटर ने काम किया शहर में 3 इंच बार गया हुआ अध्यक्ष महोदय पाइप, अब वो कैसे सर्वाइव करेगा? छोटा सा कोई गाड़ी बस रहेगा, वो टूट जाएगा। तो मैं मांग करता हूं कि उस हर में जनरेटर ने जो काम किया है उसकी जांच की। जवाब आया था अध्यक्ष महोदय 95% कंप्लीशन का। मैं दावा कर रहा हूं 60% काम हुआ है। पैसा एजेंसी ले लिया अलग बात है, लेकिन उसकी जांच की जाए और कार्रवाई की जाए अध्यक्ष महोदय। इसी के साथ मैं अध्यक्ष महोदय अपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदस्य रखने का अवसर श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी, माननीय सदस्य श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी, सीपी सिंह जी, सीपी बाबू को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे संसदीय कार्य मंत्री के बहुत बड़ाई की अध्यक्ष महोदय। चलिए ठीक है, नहीं, संसदीय कार्य व्यवस्था पर बहुत बड़ाई की है, हम लोगों को भी खुशी हुआ अध्यक्ष महोदय। संसदीय कार्य मंत्री को धीर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और अभी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो धृतराष्ट्र के भी भूमिका में है, यही कहना चाह रहे थे अध्यक्ष। ठीक, चलिए। सीपी बाबू मास्क नहीं छोड़ेंगे। चलिए, माननीय आपके अब आपके आदेश का पालन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अंदर गृह, कारा, मंत्रिमंडल, सचिवालय इत्यादि विभागों का, जिसमें विधानसभा का भी है अध्यक्ष महोदय, इसका बजट प्रस्ताव है। और हमारे माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बावरी जी ने कटौती प्रस्ताव रखने का काम किया। मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं अध्यक्ष महोदय। और मैं आज सोच रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि पक्ष में बोलूं कि विपक्ष में भी बोलूं। अब आप लोग शांति बनाए रखेंगे तो सब मजा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य अमर कुमार बावरी जी बोल रहे थे कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे को। अभी एक नारा गूंज रहा है अध्यक्ष महोदय पूरे झारखंड के अंदर, और नारा क्या है अध्यक्ष महोदय? चाहे उग्रवादी हो,
चाहे अपराधी हो, चाहे पॉकेटमार हो, चाहे चोर हो, चाहे डकैत हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे अत्याचारी हो, चाहे व्याभिचारी हो, बस एक ही गीत गुनगुना रहा है, हेमंत है तो हिम्मत है। तो मैंने रास्ते में पूछा, अब देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहा कि शांति से सुनिए, तो शांति से सुनिए तो भाई। मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य, मान्य मान्य सदस्य बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, मान्य सदस्य बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बैठिए 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 बैठिए, मान्य सदस्य बैठिए, मान्य सदस्य बोलने तो दीजिए। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं जब रास्ते में आता हूँ अध्यक्ष महोदय, तो पोस्टर में भी बड़ा बड़ा क्या होर्डिंग बोलते हैं, बड़का बड़का होर्डिंग में भी लिखल रहता है अध्यक्ष महोदय। कुछ लोग का फोटो भी छपल रहता है, उसमें भी ये वाला बतिया लिखल रहता है। अध्यक्ष महोदय देखिए, हमारे देश के अंदर पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार पुलिस की स्थापना भी की गई है अध्यक्ष महोदय। जब अंग्रेजों का शासन था तो 1905 में, उस समय इंपीरियल इंडियन सर्विस कहलाता था, जो बाद में आईपीएस हुआ, इंडियन पुलिस सर्विस हुआ अध्यक्ष महोदय। और पुलिस के बारे में बेंथम ने कहा है, पुलिस वह इकाई है जो अपराधों के एवं प्राकृतिक विपदाओं के रोकथाम के लिए नियुक्त की गई है। उसी प्रकार सदरलैंड ने अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में लिखा है कि पुलिस उस संगठन को इंगित करता है जिसका काम विधि एवं व्यवस्था बनाए रखना है। और प्राचीन भारत में मनुस्मृति में भी इसका वर्णन मिलता है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि पुलिस को फुल फॉर्म में लाना चाहे, अलग अलग पार्ट करके, तो अर्थ होता है पी से पोलिटनेस, विनम्रता, पोलाइटनेस, विनम्रता, ओ से ओबीडियंट, आज्ञाकारी, एल से लॉयलिटी, वफादारी, आई से इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, और ई से इफिशिएंसी, दक्षता। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है अध्यक्ष। डाउट इसलिए अब हो रहा है कि जब पुलिस कानून व्यवस्था को छोड़कर सत्ता का आज्ञाकारी बन जाए, तब दिक्कत है अध्यक्ष महोदय। सत्ता आती जाती रहती है। आज हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार है, कल दूसरे के नेतृत्व में सरकार होगी, पहले दूसरे के नेतृत्व में सरकार थी। मैं ऐसा नहीं कहता अध्यक्ष महोदय कि पहले की सरकारों में बिल्कुल सारी चीजें ठीक थी। अब अध्यक्ष महोदय आप देखें, गौर करें अध्यक्ष महोदय, देखिए हम लोग उसमें से नहीं है जो हाँ में हाँ मिलाने वालों में से नहीं है। बोलेंगे बोलेंगे, घबराइए मत। हाँ घबराइए, घबराते गए अनूप जी। अब अध्यक्ष, अरे एक मिनट रुको भैया, समय बर्बाद हो। मान्य सदस्य बोल। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं नहीं कहता कि पहले की सरकारों में चाहे वो किसी के नेतृत्व में हो अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल राम राज था। मैं सीपी सिंह कम से कम इसमें तो विश्वास नहीं करता, मैं नहीं कह सकता और नहीं कहता। लेकिन जब जनता किसी पर विश्वास करके उसे सत्ता सौंपने का काम करती है अध्यक्ष महोदय, तो ये उसका दायित्व तो बनता है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आज महिलाओं की असमत सुरक्षित नहीं है। और मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, हाँ करेंगे, वो आपके लिए छोड़ दिए हैं। हाँ, वो आपके लिए छोड़ दिए हैं इसलिए आपके लिए छोड़ दिए हैं कि विद्वता की तो आप प्रकाष्ठा है, तो विद्वता तो आप दिखाएंगे। अरे हाँ ठीक है, खुश रहिए। अध्यक्ष महोदय, यदि आप देखें तो हत्या अभी तक कितनी हुई है अध्यक्ष महोदय? 1 साल का मैं आंकड़ा दे रहा हूं, अभी 3 महीना जो पार हो रहा है इसका मैं नहीं दे रहा हूं। 1428 अध्यक्ष महोदय हत्याएं हुई हैं। डकैती अध्यक्ष महोदय, ऐसे में कैसे भाषण देंगे अध्यक्ष महोदय? माननीय सदस्य बोलिए। नहीं, मैं किसी पर व्यक्तिगत नहीं, मैं माननीय सदस्य नहीं कर रहा। बोलने के क्रम में टोका टोकी न करें, आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आप भी अपने जवाब में बोलेंगे ना, आपके पास भी तो आंकड़ा है, जवाब है। अध्यक्ष महोदय, वरना 20 साल हो गया, बहुत जवाब आंकड़ा है। अध्यक्ष महोदय, डकैती 88, लूट 508, गृह भेदन 1130, चोरी 7138, दंगा 1966, फिरतु हेतु अपहरण 15, बलात्कार 1361, नक्सल घटनाएं 229, विविध 31,501, इस प्रकार से 46,790 घटनाएं हुई है। मैं नहीं कहता कि एक भी घटना नहीं होती है देश में, किसी की भी सरकार, मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण है अध्यक्ष महोदय। कारण ये है कि पुलिस जो होती है अध्यक्ष महोदय, उसकी वर्दी होती है अध्यक्ष महोदय, और उस वर्दी का बहुत बड़ा महत्व होता है अध्यक्ष महोदय। अभी देखेंगे, आप आते होंगे अध्यक्ष महोदय, अब पता नहीं वो आपके स्वागत में रहती है उतना कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में रहती है कि माननीय आलमगीर साहब के स्वागत में, मुझे नहीं पता। खाली हरमू रोड में इतना पुलिस नजर आएगा अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों में भी जाने का अवसर मिलता है। मैं वहां देखता हूं अध्यक्ष महोदय, आपको चौक चौराहे पर पुलिस खड़ी हुई नजर नहीं आएगी। मैंने पूछा, क्या बोल रहा है? माननीय सदस्य कुछ सूचना देना है आपको, माननीय सदस्य कुछ सूचना देना है, हाथ उठा के खड़ा होइए, सूचना देना है तो बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी एक आवाज आ रही थी इधर से, कई लोग आवाज कर रहे थे कि आप ही के इशारे पर हमला हुआ। कैसा हमला हुआ? खेला होबे वाला हमला हुआ क्या? अब सवाल ये है, अब देखिए अब क्या हुआ? हमला हुआ 50-60 लोग जेल में है अध्यक्ष महोदय। अरे सीपी सिंह का तो सीडीआर निकलवा के जांच करा लिए, बदला तुरंत लिए सीपी सिंह से। सीपी सिंह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। और मैंने तो कहा अध्यक्ष महोदय कि सीपी सिंह के 2 नंबर का सिर्फ सीडीआर निकाला गया,
सीपी सिंह यूज में करता है स्वयं 2 मोबाइल नंबर में एक मेरी पत्नी के पास रहता है, एक मोबाइल नंबर मेरा मेरे पीए के पास रहता है। मेरे नाम से 4 मोबाइल नंबर है अध्यक्ष महोदय। कहिएगा तो मैं नंबर लिख के आपके पास भिजवा देता हूं। वो 2 का भी सीडीआर निकलवा के जांच करा लिए। बहुत जांच करवाया अध्यक्ष महोदय। और कौन जांच करवाया अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, तो हम लोगों को बड़ा खुशी हुई थी कि झारखंड में कोई आयरन हैंड भी है। आयरन हैंड, तो हम लोग को तो सोचा था कि भाई जरा आयरन हैंड का करामात देखेंगे, लेकिन पता नहीं आयरन हैंड से क्या हुआ। अब आयरन हैंड कहां चले गए मुझे पता नहीं। तो मैं अभी 2-3 दिन पहले ऐसे ही न्यूज देख रहा था अध्यक्ष महोदय, तो एक आयरन हैंड मुंबई में भी थे जिनका नाम सिंह जी था। सिंह जी है, परमवीर सिंह, वो भी आयरन हैंड। और संयोग देखिए, मैं गलत नहीं हूं तो हो सकता हूं, गलत होऊंगा तो भैया सुधार दीजिएगा। संयोग ऐसा है कि वो होमगार्डे में गए हैं, आईहो शायद होमगार्डे में गए हैं। ऐसा भी संयोग होता है अध्यक्ष महोदय। अरे मुद्दा है, सुनते जाइए ना आगे आगे। तो अध्यक्ष महोदय स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है, मैं तो सदन में अध्यक्ष महोदय आपसे मांग करता हूं, निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य का मुख्यमंत्री होता है। इस सदन में बैठे हुए सिर्फ विपक्ष के लोगों का मुख्यमंत्री नहीं है, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री होता है अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री की सुरक्षा आवश्यक है अध्यक्ष महोदय। इनको सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा दी जानी चाहिए अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कानून का पालन जब हम विधायक, मंत्री, स्पीकर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा अध्यक्ष महोदय? मैं परिवहन मंत्री था अध्यक्ष महोदय, नोटिफिकेशन निकाला, हूटर नहीं बजाना है अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हूटर बजता है अध्यक्ष महोदय। क्यों बजता है हूटर? अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के अंदर ही प्रश्न उठाया था अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन डीजीपी हूटर चला के चलते थे अध्यक्ष महोदय। अब वो इस दिवंगत आत्मा हो गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग चलते थे तो देखते थे कि 15 मिनट तक वहां 1 मिनट सूचना ले लिया जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य, क्या सूचना है आपका? छोटी सी सूचना है, सीपी बाबू अच्छे बोल रहे हैं और बड़े कलाकारी तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, कलाकार की तरह, और कह रहे थे कि हम सब का कानून पालन करना ये कर्तव्य बनता है, हम ना करें तो कौन करे, सच है। और मैं आपको सूचना ये देता हूं कि बाबूलाल मरांडी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इन्होंने पहली बार रिस्ट्रिक्ट किया था कि कोई मेन रोड होकर के, या जो महात्मा गांधी रोड है उस होके कोई जुलूस ना निकलेगा। ये पहले व्यक्ति थे रामटहल चौधरी जिन्होंने जुलूस निकाला और 144 उल्लंघन का इन पर केस हुआ। यही मेरी सूचना है। सीपी बाबू थोड़ा घड़ी पर भी नजर रखेंगे। क्या आदेश हुआ था? घड़ी पर भी थोड़ा नजर रखेंगे। दुर्भाग्यवश आपके पीछे और एक आदमी है। दुर्भाग्यवश आज मैंने घड़ी देखा ही नहीं, और अच्छा मैं देख के लिख के रखा हूँ। और बीच बीच में प्रदीप जी वगैरह चौका भी तो लगा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, चलिए उसका भी तो ध्यान रखना पड़ता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं ये कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि हमारी झारखंड की पुलिस किसी से कम नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसको कुंद बनाने का काम किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और एक मैंने देखा, कोरोना काल में मुझे देखने का अवसर मिला अध्यक्ष महोदय,
जब पीड़ा तब होती है अध्यक्ष महोदय, जब हमने देखा कि हमारी पुलिस पीट रही है, हमारी पुलिस पिटाई खा रही है अध्यक्ष महोदय, और सरकार मुखदर्शक बनकर के बैठी हुई है। क्या ऐसी सरकार पर लानत नहीं होनी चाहिए कि जो हमारी सुरक्षा करने का काम करती है, जो कानून व्यवस्था देखने सुधारने का काम करती है अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था पालन कराने की जिसकी जिम्मेवारी है, वो कानून पालन व्यवस्था पालन कराने के लिए गई है और वो पिटाई खा रही है अध्यक्ष महोदय। डीएसपी पिटा रहा है अध्यक्ष महोदय, सीआरपीएफ के जवान पिटाई खा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और खुलेआम पिटाई खा रहे हैं। लेकिन पापी पेट का सवाल तो होता है, लेकिन पापी वोट का भी सवाल के लिए सरकार अपने पुलिसकर्मियों को पिटवाने का काम करे, इससे शर्मनाक स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती है अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से आज के दिन आप देखते होंगे कि धूप का समय अध्यक्ष महोदय, हमारे पुलिस के जवान चिलचिलाती धूप में खड़ा रहते, इसलिए मैंने इस बात को कहा था कि भाई आप उसको लॉ एंड ऑर्डर में लगाइए ना, आप उसको क्यों रोड पर खड़ा किए हुए हैं, एक एक जगह 20-20 ठो। अब बात आती है अध्यक्ष महोदय, आरोप लगा रहे थे, मैं भी लगाया अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लगाया अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लगाया अध्यक्ष महोदय। हो गया, इसके बाद आपको देते हैं, इनका हो गया, हो गया, इनके बाद आपको देते हैं। मैंने भी लगाया अध्यक्ष महोदय, मैंने मान्य सदस्य, मैंने भी लगा, मैंने का सूचना दे दी। बोलिए, रिपोर्ट ले ले। हो गया, आपका सूचना हो गया। इनके सरकार थी रघुवर दास के, माननीय रघुवर दास की सरकार थी। आप डिटेल्स मंगा के देख लीजिए, सरायकेला क्षेत्र में थाना से घुसकर महिला पुलिस के ऊपर में हाथापाई करके और उसको वहां से दूसरा दिन उसको छुड़ाया गया था अध्यक्ष महोदय। अब इसका सच्चाई मैं बताना चाह रहा हूं। हो गया, आप भी मंत्री जी सूचना देंगे, आप ट्रेजरी बेंच के हैं। सूचना महोदय, अब व्यवस्था बोल रहे हैं, सुन लीजिए। ये आदरणीय सीपी सिंह साहब बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी ने कदमा थाना में जोर जबरन जो है अपने सहयोगियों को छुड़ा लिया और वो केस अभी भी पेंडिंग है अध्यक्ष महोदय। और किस तरीके से उस केस की हत्या हुई है उसको भी जरा सीपी सिंह साहब बोले जरा। और आदित्यपुर थाने में कैसे करके भाजपा के लोगों ने थाने वाले को थाना में जाके पीटा और छुड़ाया है, वो भी जरा बताइए। मान्य सीपी सिंह, अपना बातों को रखिए। आपके पीछे और एक आदमी बोलने वाले हैं। हाँ, मैंने सचेतक महोदय का चिट्ठी भी आ गया है मेरे पास। माननीय 5 मिनट समय उनके लिए बचा दीजिए। ठीक, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बन्ना गुप्ता जी के बातों को सुना अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने कहा, आपको ये बात तब कहना चाहिए था जब सीपी सिंह की भी संलिप्तता उसमें होती, सीपी सिंह पीछे से खड़ा रहता। करो भाई, और वहां पर गीत गुनगुनाया जाता है, सीपी है तो हिम्मत है, तब बोलते तो समझ में आता। मैं वही कह रहा हूं, तब होता तब समझ में आता। अरे है तो मोदी है तो मोदी है तो मोदी
मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन आउल बाबा बेनकाब बेकाब है, नाकाम है, बेनकाब है। आउल बाबा का अर्थ समझते हैं ना। अब आगे आइए अध्यक्ष महोदय, मैं अभी टाइम है ना 2 मिनट। कै मिनट? 2 मिनट में समाप्त करिए। अच्छा ठीक है अध्यक्ष महोदय। 2 मिनट। आप लोग उलझुलवा देते हैं, सीपी बाबू को उलझुलवा देते हैं। 2 मिनट में समाप्त करें। चलिए, मैं सरकार से 2-3 आग्रह करना चाहता हूं। ठीक है, ठीक, करिए। आग्रह मेरा ये है कि कृपया पुलिस को बिल्कुल खुली छूट देने का काम करें। पूरा खुला छूट दे दीजिए अध्यक्ष महोदय। कोई भी उग्रवाद, अब लीजिए, अब इस पर भी इनको आपत्ति हो रही है। अच्छा, सुन, कोई भी उग्रवादी हो, कोई भी अपराधी हो, कोई भी व्यभिचारी हो, अत्याचारी हो, बलात्कारी हो, कोई भी हो, पुलिस कानून के अनुसार काम करे अध्यक्ष महोदय। और मैं समझता हूं कि ये हो गया तो पुलिस का भी मनोबल बढ़ेगा अध्यक्ष महोदय। आज पुलिस का मनोबल घटा हुआ है, इसलिए घटा हुआ है कि मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूं अभी तक, इधर जाने का अभी तक मौका नहीं लगा। मैं एक दिन सोचा था कि मैं जाके देखूं जरा माजरा क्या है, लेकिन अब तो पुलिस से 12 बजे रात से 3 बजे रात तक जमीन पर कब्जा भी दिलवाने का काम किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। पहले तो मैंने सुना था कि कोर्ट का ऑर्डर होता है, और जब कोर्ट का ऑर्डर होता है, गरीब आदमी होता है और वो जाता है अनुमंडल पदाधिकारी के पास, डीसी के पास, एसपी के पास कि देखिए कोर्ट का ऑर्डर आया है, हमारा जमीन कब्जा दिलवा दीजिए। तो वहां साहब लोग बोलते हैं, एसडीओ साहब, कि पुलिस मिलेगा तब जाएगी। डीसी बोलता है पुलिस मिलेगा तब जाएगी। एसपी बोलता है कि अभी पुलिस नहीं है। लेकिन 12 बजे से 3 बजे रात तक जमीन को कब्जा दिलाने के लिए, ये तो नया हम सुने कि रात में पुलिस कब्जा दिलाने का काम करती है अध्यक्ष महोदय। दिन में होता तो समझ में आता अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, दिन में होता तो मुझे समझ में आता। हो गया। ये रात वाला मेरे को तो समझ में अभी तक नहीं आया, मैं उसके तह में नहीं गया हूँ। अब तह में थोड़ा जाना था। अब 2 मिनट समय बचा, मैंने पूरा पूर्ण समय आप अकेले ले लिए। अब कंक्लूड कर छोड़ दीजिए, कर दे। 2 मिनट अमित जी के लिए छोड़। बस कंक्लूड हो गया, कंक्लूड कर रहा हूँ। माननीय सदस्य, अंत में अध्यक्ष महोदय मैं यही कहूंगा कि निश्चित रूप से आयरन हैंड सिर्फ शब्दों में नहीं होना चाहिए। आयरन हैंड कमजोरों के लिए नहीं होना चाहिए। आयरन हैंड्स हमारे जो शरीफ लोग हैं उनके लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि आयरन हैंड अपराधियों के लिए होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। दूसरा चीज अंत में यह कहते हुए, चूंकि विधानसभा का भी मामला है तो मैं सोचा कि एक लाइन में उसको भी निपटा दूं अध्यक्ष महोदय। एक तो गृह के अंदर ही आता है अध्यक्ष महोदय होमगार्ड। अभी आप देख रहे हैं पुंदाग में आपने जो दिया है विधानसभा के ठीक सामने, पता नहीं आपकी कान तक आवाज आती है नहीं, कभी कभी हम लोग के कान तक आती है अध्यक्ष महोदय। होमगार्ड का धरना प्रदर्शन चल रहा है अध्यक्ष महोदय। मैं इस सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना, चाहे वो अधिकारी हो, मंत्री हो या कोई भी प्रतिनिधि भेजकर उनकी क्या मांग है और उनकी जायज मांग है तो निश्चित रूप से उसको पूरा करने का कष्ट करें। और अंत में यह कहते हुए अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि सदन कितने ढंग से चल रहा है अध्यक्ष महोदय, और सदन के अंदर जब कोई भी कागज लिख के देते हैं अध्यक्ष महोदय तो त्वरित कार्रवाई होती है अध्यक्ष महोदय। और यह निश्चित रूप से विधानसभा कर्मियों की
निपुणता और कार्यकुशलता का परिचायक है अध्यक्ष महोदय। मुझे जानकारी मिली है कि बहुत से पदों की कटौती कर दी गई है अध्यक्ष महोदय। मेरा आग्रह होगा कि उन पदों को पुनः बहाल करने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर इरफान अंसारी जी। अध्यक्ष महोदय, गृह कारा और आपदा के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। हाँ, डिमांड हुई, चूंकि नहीं बोलने का अवसर दिया है महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और खास करके ये हमें लगता है कि अब तक का सबसे बेहतर बजट। और बैठिए, आप लोग कहे अभी कहे जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन से निपटने पर हमारी सरकार ने इस पर काफी अच्छा फोकस किया है। अध्यक्ष महोदय, खास करके 2021 और 22 के लिए सरकार ने 476.80 करोड़ रुपये विभाग को दिया गया है। खास करके हमारा जो पुलिस तंत्र है इस राज्य में कैसे सुचारू रूप से काम करे, बेहतर काम करे, इस पर हमारी सरकार ने काफी फोकस किया है महोदय। मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक अच्छी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और पीसफुल झारखंड, सुशासन, सबका साथ को लेकर वो चल रहे हैं। निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं महोदय। अभी महोदय, मैंने अमर बावरी जी का, उन्होंने जो बातें कही और खास करके हमारे गार्जियन सीपी सिंह साहब ने जो बातें कही महोदय, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा, सीपी सिंह जी को कहूंगा कि आप लगभग 5 टर्म के विधायक रहे हैं और छठा नहीं 5वां से 5 बार क्या विधायक रहे हैं और हमें लगा कि आपको काफी अनुभव है और आपके अनुभव का लाभ यहां के लोगों को मिल रहा है। लेकिन आज जिस तरह से आपने अपनी बात को रखा, निश्चित तौर पर महोदय, जो ये मन में सोच रहे थे कि आप काफी अनुभवी हैं, उनको गहरा झटका लगा है महोदय। इस प्रकार से भेदभाव, नफरत नहीं करना चाहिए महोदय। पुलिस को आगे करके सरकार की खामियां आप गिनाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको देखना चाहिए, आपको सुझाव देना चाहिए। हमारी सरकार बनी है, ये बात सही है, 9 महीना हम लोग काम नहीं किए। 9 महीना लगातार हमारी सरकार ने जान बचाने का काम किया, लोगों को लाने का काम किया। किस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड काल में लड़कर हमारे बच्चों को जो लाने का काम किया, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। इस पर तो आपको आगे आना चाहिए, आपको बधाई देना चाहिए। लेकिन हर बात पर आप लोग खामियां निकालते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और पुलिस का काम, अच्छा बैठिए ना, अरे बैठिए, आइए। इरफान साहब बोलिए। पुलिस का काम महोदय, ये बात सही है कि जिस तरह से इन 18 सालों में पुलिस को इन लोगों ने, पूर्व की सरकार ने, मैं आज भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलूंगा, आरएसएस नहीं बोलूंगा महोदय, पूर्व की सरकार ने जिस तरह से पुलिस विभाग को लगा कि अपना एजेंट बना लिया, उसके तहत इन लोगों ने काम कराया महोदय। आपने देखा होगा महोदय, इस राज्य में लगभग 5 सालों में जो पूर्व की सरकार रही महोदय, 43 लोगों की इन लोगों ने जान ले लिया महोदय। मरने वाला कौन और मारने वाला कौन और इंसाफ दिलाने वाला कौन महोदय, इस पर कभी इन लोगों ने गौर नहीं किया महोदय। हमारे बच्चे मारे गए, बेगुनाह बच्चे हमारे मारे गए महोदय, मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ महोदय। 43 बच्चे हमारे मारे गए, जिसमें से आप देखिएगा महोदय, सारे गरीब, 35 बच्चा अल्पसंख्यक बच्चा था उसमें। क्या करता है महोदय? कमाता है, खाता है, रुके,
कमाता खाता है, अपना बाल बच्चा का पालन पोषण करता है महोदय, और तड़पा तड़पा के इन लोगों ने मारने का काम किया महोदय। और मैं कहना चाहता हूं, उस समय पुलिस कहां थी? पुलिस को इन लोगों ने मना किया कि कौन मरा भाई, नाम पूछता था, मरने वाला का नाम बताओ कौन है भाई, तो अंसारी है। क्या आरोप है? चोरी का आरोप है। मारा, ठीक किया। ये वर्डिक्ट था इन लोगों का, मैंने देखा है पूर्व में। पूर्व के मुख्यमंत्री ने कहा, अभी आप सरायकिला में जो कौन मारा गया, तबरेज अंसारी महोदय, उनको मार दिया गया। मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र था, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय। जिस लड़के ने मारा महोदय, वो आरएसएस का एजेंट था। मारने वाला बैंक में काम करता था महोदय, वेंडर का काम करता था। उस एरिया में गया महोदय, उसको पकड़कर, महोदय सुनिए, पकड़कर इतना बेरहमी से मारा, मारते मारते जब तक वो बच्चा दम नहीं तोड़ दिया तब तक मारा महोदय। आरोप क्या लगा कि मोटरसाइकिल चोर था वो। शर्म आता है महोदय मुझे, क्या इसी के लिए हम लोग राज लिए थे क्या? क्या आपको मौका मिला तो क्या आप लोग पुलिस का आप लोग मिसयूज कीजिएगा? ये नहीं होना चाहिए था महोदय। और आज महोदय 3 दिन पहले महोदय सुना जाए, भानु जी आप भी बोलिए क्या व्यवस्था है, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने कहा, पूर्व के सरकार, पूर्व के मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी 15 दिनों के दरमियान रांची में 2 मॉब लिंचिंग हुआ अध्यक्ष महोदय, गोलू वर्मा का और मुबारक खान का। तो उसकी भी जिक्र करनी चाहिए, किसके सरकार में हुआ, क्या उसके जिम्मेवार मुख्यमंत्री हैं? अगर है तो आपको बताना चाहिए कि ये दोनों मॉब लिंचिंग के जिम्मेवार अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। महोदय मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं महोदय कि जो मारने के बाद कम से कम आज आप कह रहे हैं, भानु जी बताए कि 2, एक मुबारक का और एक सोनू का, 2 मॉब लिंचिंग में उसको मार दिया महोदय। ये बात सही है महोदय, हमारी सरकार में भी मॉब लिंचिंग हुआ, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता हूं, मैं मान रहा हूं। लेकिन महोदय क्यों हुआ, इसके पीछे भी जानने की आवश्यकता है महोदय। अगर महोदय 41 लोग जो मारे गए महोदय, अगर आपकी सरकार थी, अगर आप लोग सख्त कार्रवाई करते उस पर, दोषियों को पकड़ते और जेल भेजने का काम करते, तो हमें लगता कि आज जो 2 घटना घटी है वो नहीं होता महोदय। यहाँ तो महोदय हद तो हो गया। एक केंद्रीय मंत्री थे महोदय, सुनिए महोदय, एक केंद्रीय मंत्री थे जयंत सिन्हा महोदय, सुनिए महोदय, केंद्रीय मंत्री थे पूर्व, अभी मंत्री से हटा दिया गया है, उसको हटाया नहीं, ऊपर वाला का उस पर गृह लिखा होगा, पाप लिखा होगा महोदय। जान जो मर्डर है, जिसने मारा महोदय, उसको अपने घर में बुलाकर माला पहनाना, ताजपोशी करना कि बहुत अच्छा मार दियो, एक अल्पसंख्यक को मार दियो। मैं दावे के साथ कहना चाहता महोदय, हमारी सरकार जिसने मारा है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे महोदय, ताकि एक संदेश जाए कि इस तरह का मॉब लिंचिंग झारखंड में नहीं होगा महोदय। आप बात करते हैं हमारी सरकार के बारे में, हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे थे, काफिला पे हमला करिएगा आप लोग, क्यों कीजिएगा भाई? हाँ, हमारे डीजीपी ने बयान दिया जो बयान नहीं देना चाहिए था, मैं भी खंडन करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ आपको। कौन डर बोला? आयरन हैंड, ये बात हम लोग को भी खराब लगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, डीजीपी है, आप पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये थोड़े है जो मुझसे बयान दे दीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, डीजीपी को हटाने का काम किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। अगर आपके सरकार में होता तो आप लोग, हमको लगता है, चुम्मा लेते उसको। महोदय उसको हटा दीजिएगा, शायद हो सकता है महोदय। लेकिन महोदय मैं कहना चाहता हूँ महोदय, मेरा संदेश यह है, हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा उसको, इसीलिए कर रहे हैं, अगर गलत हो तो। रणधीर जी अब बहुत काम है, हो गया, आप लोग बाहर में बात कर लीजिएगा। तो महोदय, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी, महोदय आज बोलने दीजिए महोदय, आज रुकी रहिए, कांग्रेस का समय है, थोड़ा सा महोदय बोलने दीजिएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी जो एक ट्राइबल है महोदय, राज्य बना आदिवासी के लिए महोदय, और दुर्भाग्य इस बात का कि यहाँ का मुख्यमंत्री बन गया छत्तीसगढ़ से। डर हुआ, हम लोग, गलती एक जनता से हुई थी, हाँ बना दिया गया था, झारखंड जनता थोड़े बनाएगा, जानबूझकर महोदय एक साजिश के तहत छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री को बैठाया गया कि झारखंड को लूटो, पुलिस को आगे करो और झारखंड को खोखला करो।
महोदय पूरे झारखंड को खोखला कर दिया। आज पूरे झारखंड का खनिज संपदा, लोहा, कोयला, सोना पुलिस को आगे करके लेके चला गया महोदय। इस राज्य में मुझे याद है महोदय कि 75 लाख का एक दिन में चॉकलेट खाया महोदय, 75 लाख का महोदय। सत्या प्रदीप है ना यार, 44 लाख का थोड़ा होता है महोदय, होता है महोदय। और महोदय सुनिए महोदय, एक है उस झारखंड मोमेंटम में महोदय, हम लोग फिल्म में देखते थे, गुंडा है, कौन गुंडा, क्या नाम है, अनुपम खेर, जिसका बालू नहीं है महोदय, उस गुंडा को लाकर महोदय